am Dr. Asmatun Nisa. Hope you all are fine. रब्बे करीम से दुआ है कि आप जहाँ रहें खैरियत से रहें। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। I am Dr. Asmatun Nisa. I am PhD in zoology. My PhD is from National Agriculture Research Center, NARC, Islamabad. Currently, beta, I am working as a university head in IGC Arewala campus. इसके अलावा बाकी की जितनी मेरी क्वालिफिकेशन थी वो भी सारी रावलपिंडी से है। आल्दो मुझे जितने भी स्टूडेंट्स जो कि हेरिटेज से बिलोंग करते हैं या जो सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से बिलोंग करते हैं वो मुझसे पहले भी लेक्चर देते रहे हैं और मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए था, बताना ज़रूरी था जो कि अदर कैंपसेस से बिलोंग करते हैं। So now we are moving towards our course. तो जो कोर्स है हमारा, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शंस 1, और ये कोर्स का टाइटल है और कोर्स का जो कोड है वो है ZOL 402। अब इसमें कोर्स की डिटेल्स में अगर हम जाएं तो आपका जो कोर्स है वो 4 क्रेडिट आवर्स का है। आप अच्छी तरह से फेमिलियर होंगे इस बारे में कि क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं। 4 क्रेडिट आवर्स में से आप देख रहे हो ब्रैकेट में 3 and 1 लिखा है। 3 का मतलब है कि ये 3 क्रेडिट आवर्स आपके थ्योरी के हैं और 1 क्रेडिट आवर आपका जो है वो प्रैक्टिकल का है। इस तरह से टोटल मिला के आपके 4 क्रेडिट आवर्स इस सब्जेक्ट के बन जाते हैं। अगर क्रेडिट आवर की बात करें कि क्रेडिट आवर क्या है बेटे, तो क्रेडिट आवर 1 जो होता है वो इक्वल होता है 20 मार्क्स के। अब आपका ये 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है तो दैट मीन्स आपका टोटल पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के वो 80 मार्क्स का बनेगा। हमने जो सिलेबस कवर करना है वो कोशिश यही करनी है कि वो BS लेवल की कैटेगरी का हो, उसमें इतना एडवांस भी ना हो कि वो आपकी जो सोचने या समझने की सलाहियत है उससे ऊपर हो और आप ना समझ सकें उसको। सो हमने कोशिश यही करनी है कि BS लेवल तक जितनी भी उन सब्जेक्ट्स या उन चैप्टर से रेलिवेंट आपको नॉलेज है वो प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि क्यों यूनिवर्सिटी ने आपको ये कोर्स दिया है कि आप इसको पढ़ें, और उसके पीछे भी बहुत सारी जो है वो वर्किंग हुई होती है। इस कोर्स को बेसिकली इस लेवल पे आपका पढ़ने का मकसद, यानी 4th सेमेस्टर में पढ़ने का जो मकसद है मेन वो ये है कि ताकि आप जो बेसिक जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं कौन कौन से, चाहे वो फूड से रेलिवेंट यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका सारा स्ट्रक्चर, चाहे आपका वो होम्योस्टैसिस का मैकेनिज्म है बॉडी में उसका सारा स्ट्रक्चर, चाहे वो आपका थर्मोरेगुलेशन का जो बॉडी में मैकेनिज्म चलता है उसका सारा स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शंस। तो फंक्शंस में आपके पास न्यूट्रिशन, डाइजेशन, होम्योस्टैसिस और टेम्परेचर रेगुलेशन, इन सब के जो है फंक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर हमारे पास एक सेकंड कैटेगरी में ये है कि हमने पढ़ना है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। ये सब हमने एनिमल्स में पढ़ना है और उन एनिमल्स में अगेन रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट से रेलिवेंट सारे उनके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस का हमें पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमने डेवलपमेंट ऑफ कॉर्डेट बॉडी प्लान एंड फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, की डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे होती है उसके बारे में जानना है और उसके बारे में मैक्सिमम नॉलेज जो है BS लेवल तक आपने ऑब्टेन करना है। आउटलाइन में बेटे आपके जस्ट ओनली 4 चैप्टर्स हैं इस कोर्स के। यू हैव ओनली 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का, हम इससे ही स्टार्ट करेंगे। फिर आपका सेकंड चैप्टर आ जाता है जो कि है टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। फिर देन थर्ड आपका चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। देन फोर्थ चैप्टर है आपका डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी का। सो हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम आज जो पहला हमारा लेक्चर होगा वो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन से ही रेलेवेंट होगा। देन आपके पास बुक रिकमेंडेशन, अगर आप यहाँ पे बेटे देख रहे हो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक रिकमेंडेशंस में 4 से 5 बुक्स डिफरेंट ऑथर्स की दी हुई हैं। पहला ऑथर हिकमैन है, उसकी बुक है बहुत अच्छी, प्रिसाइज। देन मिलर की है, मिलर एंड हार्ले, इससे आप फेमिलियर हैं। देन इसके बाद नीचे कैंट की देखें, ये बहुत अच्छी इंटरनेशनल बुक्स हैं, लेकिन हमारे
यहाँ क्या होता है कि चूंकि सेमेस्टर का ड्यूरेशन शॉर्ट है और ऊपर से कई बच्चों में ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स को जो है वो पिक कर सकें, सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे लोकल ऑथर्स ने आप लोगों के लिए बुक जो है वो इन्हीं ऑथर्स की बुक्स को, जैसे कि जो मैं बुक आपको बताने जा रही हूँ वो इस सब्जेक्ट के लिए वो आपने मार्केट से अगर परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन परचेज, वो है रियाजुल अकरामी की एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शंस की बुक, वो आपको आराम से मिल जाएगी, यहाँ पे लोकल मार्केट से मिल सकती है। और वो बुक एक्चुअली मिलर एंड हार्ले की कॉपी ही है, जिसमें उन्होंने मिलर एंड हार्ले की जो टफ लैंग्वेज थी उसको सिंपल करके बयान कर दिया है। तो मार्केट से आप वो आराम से परचेज करके तो उससे हेल्प ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 आज हम इससे स्टार्ट करेंगे और इसमें है जो चैप्टर का नेम वो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। क्या हम खाते हैं और कैसे वो डाइजेस्ट होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो बच्चे पहले मेरे पास पढ़ते रहे हैं वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि मैंने कभी भी चैप्टर जिस तरह के बुक्स में लिखे होते हैं या जैसे टॉपिक्स बुक्स में लिखे होते हैं ऐसे उसी तरतीब से कभी भी पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। मैंने यही कोशिश की है कि हमेशा वो टॉपिक पहले पढ़ाया जाए कि जिसकी जानने से आपको बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें आसानी पैदा हो जाए। सो हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन का, उसमें मैंने आज के लिए आपके लिए जो टॉपिक लिया है दैट इज जिसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। इसके पूरा चैप्टर मैंने आपको उन टॉपिक्स को जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है जी, उसके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कंपोनेंट पार्ट में सारे के पार्ट्स आप मेंशन करें, किसके? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। किस क्लास के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है? अगर आप गौर करें मैमल्स के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बात हो रही है। तो आपने क्या करना है एक्चुअली, आपने आज के लेक्चर से आप ये जानेंगे कि मैमल्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है उसमें जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं या बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या हैं। देन उसके साथ एक सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज नेम द एसेसरी स्ट्रक्चर्स कंसर्न विद डाइजेशन। कि क्या सिर्फ वो जो आपका सिस्टम है वही वर्क कर रहा है या उसके साथ कोई हेल्पिंग हैंड्स भी हैं, या बॉडी में कुछ और चीजें भी हैं जो कि आपके सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करती हैं। अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन एक्चुअली दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया। एक ये कि आपने मैमल्स, क्योंकि हम मैमल्स से बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू मैमल्स, तो हम मैमल्स अपने आप को कंसिडर करके मैंने आज का ये टॉपिक इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से हम अच्छी तरह वाकिफ होते हैं, हमें पता होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो वो आपको वैसे भी कुछ ना कुछ नॉलेज होगी और आज हम उसको डिटेल में बड़े क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके साथ फिर कोई अगर एसेसरी स्ट्रक्चर्स बॉडी के अदर स्ट्रक्चर्स उसमें हेल्प कर रहे हैं उसके प्रोसेस में तो वो उनके बारे में भी जानेंगे। अगर मैमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो वो कहता है जी कि मैमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। एक है जी कि उसकी एलिमेंट्री कैनाल, वो उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से लेके एनल पोर्शन तक जहां से फूड अंदर जाता है और जहां से वेस्ट बाहर आता है, ये पूरा पाथवे वहां इसके बीच में जो आता है इसको हम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा है बी पार्ट जो है वो है वेरियस एसेसरी ग्लैंड्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस, और इसमें बहुत सारे ऐसे एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को कि वो फूड को क्या करे, डाइजेस्ट करे। इसके बारे में अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए भी नहीं करूंगी कि आगे जब स्लाइड्स आएंगी एंड पे तो आपको बड़े अच्छे से उसके बारे में अंदाजा हो जाएगा। असल में डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे है क्या? अगर आप गौर करें इस वक्त तो आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस वक्त ये एक ह्यूमन बीइंग का है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी मैमल से बिलोंग करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो पहले जहाँ पे उसने वो एक एप्पल उठाया हुआ है हाथ में और मुंह के पास लेके आया हुआ है, तो आप देखें कि वो एप्पल उसने वो है क्या है, वो एक्चुअली एक फूड सोर्स है। तो एक्चुअली फूड तभी डाइजेस्ट होगा जब आपकी बॉडी में जाएगा। आप कोई भी चीज खाते हैं सुबह से लेके शाम तक हम ढेर चीजें खा रहे होते हैं और वो सारी हमारी क्या होती हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं। वो फूड आपने जैसे इस पर्सन ने एप्पल लिया हुआ है, ये एप्पल अपने मुंह में लेके जाएगा, उसका एक बाइट लेगा, इसका मतलब है फूड एंटर हो गया मुंह में, माउथ में। तो इसका मतलब है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके यहाँ से जो एलिमेंट्री कैनाल है आपके मुंह से शुरू हो गई है। फिर आगे आप देखें तो उसने ऊपर एक लेबल किया है टंग, जुबान, आपके मुंह में आपने देखा होगा जुबान भी है। और फिर उसके बाद ओरल कैविटी, वो कहता है मुंह के अंदर का पोर्शन जिसमें आपके टीथ भी आएंगे,
जिसमें अदर थिंग्स भी आती हैं, वो उनको आगे जाकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन इसके बाद आता है जी फेरेंक्स। अगर आप देखें ओरल कैविटी की बैक साइड पे आप जाएं तो आपका आ जाएगा फेरेंक्स, और आगे से गर्दन की नाली शुरू हो जाती है। गर्दन की नाली में यहाँ तक फेरेंक्स आ गया, और उससे आगे अगर आप देखें तो एक लंबी ट्यूब है, नीचे तक जा रही है, और ये जा रही है बेसिकली कहाँ पे, आप देखें यहाँ पे एक सी शेप स्ट्रक्चर सा बना हुआ है, जो कि जिसे हम कहते हैं स्टोमिक, जिसके साथ उसने लेबलिंग दी भी है स्टोमिक की। यहाँ पे स्टोमिक में आपका फूड फिर गिरता जाएगा। जितनी भी आप चीजें आप एक टाइम पे खाना खाते हैं, 2 रोटी आपने खाई है, आपने 2 एप्पल खाए हैं, आपने 1 मैंगो खाया है, आपने हो सकता है राइस खाए हों 1 प्लेट, तो जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो सारा का सारा नीचे गिरता जा रहा है। किस में गिरेगा? स्टोमिक में गिरेगा। यहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और जब स्टोमिक में पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद वहां कुछ प्रोसेस होगा डाइजेशन का, और फिर उसके बाद आगे एक ट्यूब सी बारीक जा रही है जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर आगे काफी कॉइल्ड फॉर्म में, अंदर सुपर कॉइल्ड फॉर्म में आपने देखा है पड़ी हुई है, और उसके बाद एक बड़ी ट्यूब आती है जो कि थोड़ी सी इरेगुलर सी है, इसको हम कहते हैं जी ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। आपका फूड लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन से में जाने के बाद वो एंड पे रेक्टम का पोर्शन बना है उसमें चला जाएगा, और रेक्टम के बाद जो है वो एंड पे एनल पोर्शन है उसमें जाएगा। तो अल्टीमेटली जो खाना आपने खाया जितना डाइजेस्ट हुआ होगा और अब्जॉर्ब हुआ होना होगा, एसेंशियल जितनी भी उसके अंदर चीजें हैं वो होने के बाद बाकी का जो वेस्ट है वो आपका एंड वाले पोर्शन जो सबसे नीचे आखिरी लेबलिंग है एनस में, वहां चला जाएगा, और वहां से बॉडी से वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। अब हमने डिवाइड किया था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जी 2 पोर्शन में। एक हमने कहा कि पूरी ट्यूब है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और अब हम इसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरी हमने कहा था कि उसके साथ कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम वो मेजर ट्यूब जो माउथ से लेके एनल पोर्शन तक सारा का सारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है डाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए, उस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप देखें तो पहली चीज जब भी आप खाना बेटे खाते हो ना, तो पहली चीज है कि आप खाना मुंह में लेके जाओगे, माउथ में। आपने अभी पीछे देखा वो डायग्राम, उसमें वो खाना क्या, वो एप्पल खा रहा है, तो वो सबसे पहले किस में लेके जाएगा? वो मुंह में लेके जाएगा। एंड माउथ क्या है अगर हम देखें तो, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, मैन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी एक मैमल का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखना है कि मुंह में माउथ असल में है क्या। तो माउथ इज एन ओपनिंग, ऑफ कोर्स। जब माउथ एक ओपनिंग है फॉर इनग्रेस इनटू अ एलिमेंट्री कैनाल। सो एक्चुअली माउथ में जो भी खाना आप खाओगे वो अंदर रख लेगा, और यहाँ से आपकी क्या शुरू हो गई? आपकी एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई है। लेकिन मुंह में खाना जब जाएगा तो मुंह में सबसे पहले क्या आता है? फ्रंट पे आईने में खड़े हूं, अपने मुंह को देखें तो मुंह की ओपनिंग के आगे क्या है? लिप्स हैं। तो लिप्स किस लिए होते हैं? आज आपको इसके फंक्शन के बारे में पता चलेगा कि जब हम खाना खाते हैं तो फिर मुंह बंद कर लेते हैं। हम मुंह नहीं बंद करते हैं, एक्चुअली लिप्स आपस में जुड़ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि खाना आपका फिर मुंह से वापस बाहर ना गिरे। तो माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ फूड, ताकि फूड का जो एस्केप है या वो जो गिरना है वो ना हो सके। देन वो आगे चला जाएगा फूड आपका अंदर, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम क्या है? बक्कल कैविटी। अब आपका खाना जो कि आपने यहां से स्टार्ट किया, ये जो कि मैं दोबारा से अब आपको उसको हाईलाइट करके बताने लगी हूँ, ये आपने खाना, ये एप्पल या कोई भी चीज जो खाई यहाँ पे गया माउथ में, और माउथ से अब आपके खाना अंदर चला गया, लिप्स ने बंद कर लिया माउथ को, अब खाना बाहर नहीं गिरेगा, और खाना आपका चला गया जी इस पोर्शन में जो कि आपकी ये क्या है? ओरल कैविटी। ये यहाँ पे मेंशन हुआ है आपका, ये क्या है? ओरल कैविटी। तो अब आपका फूड ओरल कैविटी में या अंदर चला गया। देखें बेटा, बाहर लिप्स से, फिर आपकी यानी माउथ की ओपनिंग बंद होगी, लिप्स से खाना अंदर चला गया। अब अंदर क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके मुंह के अंदर टीथ हैं, या आपके मुंह के अंदर क्या है? दूसरी चीज टंग है। तो खाना आपने जैसे ही नवाला लेते हो, रोटी खाते हो आप, तो आप अपने दांतों के अंदर कुछ चिबाना शुरू कर देते हो। कोई भी सॉलिड जब आप आइटम खाते हो तो उसको दांतों के नीचे आप क्या करते हैं? टीथ के नीचे चिबाना शुरू कर देते हैं। ओरल कैविटी में जी आपके टीथ होंगे जो कि क्रश करेंगे फूड को, या जिसे हम कहते हैं कि वो ग्राइंड करेंगे फूड को। ना सिर्फ क्रश करेंगे बल्कि उसको ग्राइंड भी करेंगे। सो यहाँ पे फूड जो है
वो आपका चला गया ओरल कैविटी में, और ओरल कैविटी में यहाँ पे टीथ ने उसको क्या करना शुरू कर दिया, ग्राइंड करना शुरू कर दिया या क्रश करना शुरू कर दिया। ओके सॉरी। देन हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो बक्कल कैविटी, जो मैंने ओरल कैविटी जिसकी बात की, जिसमें मैंने कहा कि टीथ हैं। टीथ क्या करेंगे, फूड को ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे, फूड इज टेस्टेड। देखो ना सिर्फ मुंह में आपके टीथ होते हैं, बल्कि मुंह में आपके साथ क्या होता है, आपकी टंग होती है, और टेस्ट जो होता है वो एक्चुअली टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपकी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आपने मतलब आप अगर आप कोई तुर्श चीज खा लेते हो, आप नींबू खाते हो, आपको कैसे फील होता है कि ये खट्टा है, आपकी जुबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स हैं। अगर आप थर्ड लाइन देखें, थर्ड पॉइंट इस फोर्थ पॉइंट इस स्लाइड का, तो इसमें लिखा है इट टंग कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स एंड इट आल्सो हेल्प पुश फूड बैक इनटू द फेरेंक्स। तो टंग के दो ही फंक्शन है, एक तो ये कि वो आपको जो आपने खाना खाया उसके टेस्ट के बारे में बताती है। देखिए किसी चीज का खाना अच्छा नहीं ना, टेस्ट अच्छा नहीं ना होगा, तो कभी भी आप उसको मुंह में नहीं रखेंगे, आप उसको थूक देंगे, बाहर फेंक देंगे। तो टंग एक्चुअली उसका फंक्शन मेजर जो है, एक तो ये है कि उसका पर्पज है जी कि वो आपको किसी भी खाने का टेस्ट बताएगी, और दूसरे वो आपको फूड जो है, जो मुंह में आपने दांतों के नीचे क्रश किया था, जो मैंने पहला अपना सेंटेंस लिखा है कि रतीत ग्राइंड द फूड, फूड इज टेस्टेड बाय टंग मॉइस्टन। अच्छा, आप खाना खाते हैं ना, जब सूखी रोटी आप खाते हैं, आप बाहर तो वो सूखी है, जब आप मुंह में डालते हैं वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। वो सॉफ्ट कैसे होती है कि उसमें स्लाइवा मिक्स हो जाता है। सो फूड इज टेस्टेड मॉइसन, यानी वो तर हो जाता है या वो गीला हो जाता है आपका फूड का जो टुकड़ा होता है, एंड लुब्रिकेटेड बाय मिक्सिंग विद स्लाइवा, और वो उसके जो है उसके अंदर ऐड हो जाता है मुंह में स्लाइवा जो होता है। और फिर वो आपका खाना जितना भी, जिस हद तक भी आप चिबा सके, जिस तरह का भी था, तो वो आपने आगे भेज दिया किसमें, एंड वाला पॉइंट देखिए, दैट फेरेंक्स, उसमें भेज दिया टंग की मदद से। नेक्स्ट ये, तो इसका मतलब है आप बेटे जो खाना है ना आपका, जो ऊपर आप डायग्राम में भी अगर आप देखें तो फेरेंक्स लेवल हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी लेवलिंग है फेरेंक्स की। इसका मतलब है खाना अब जो आपका माउथ का पोर्शन था उससे आगे चला गया है, और खाना आपका जो गर्दन की नाली है उसकी तरफ जा रहा है। और गर्दन की नाली को हम एक्चुअली क्या कह रहे हैं, वो हम कह रहे हैं जी फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या है जी, फेरेंक्स इज द इंटरसेक्शन दैट लेड टू बोथ द एसोफेगस एंड द विंड पाइप। अब बेटे एक्चुअली आपने भी नोट किया होगा, जब हम अक्सर खाना खा रहे होते हैं और हम साथ बातचीत कर रहे होते हैं या हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको आंसू आ जाता है, खांसी लग जाती है, एकदम आपके सांस की नाली में आपको बड़ा तेजी तेजी से सांस आना शुरू हो जाता है। हम अक्सर उसे कहते हैं जी कि आंसू आ गया, आंसू आ गया, आपके आई से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, इस हद तक सवियर खांसी भी शुरू हो जाती है। हुआ क्या था, हुआ सिंपल यही था कि आपने खाना खाया, और जब आपका फेरेंक्स का पोर्शन आया, तो फेरेंक्स में एक ढक्कन होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, यानी आपका जो फेरेंक्स है ना ये। अब आप देखिए कि अब माउथ से आपने खाना खाया, अगर यहाँ डायग्राम में देखें तो नीचे आया, रेड वाला पोर्शन सारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पोर्शन है, उसी में फेरेंक्स आएगा, उसी में एसोफेगस। लेकिन बेटे अगर आप गौर से देखें ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका ये, मैं स्पॉटलाइट यूज कर रही हूँ इस वक्त, कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है एपिग्लोटिस। ये यहाँ से इसने इसको, यहाँ से ये वाला पोर्शन इसने इसको बंद कर दिया है, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पोर्शन को। तो अब आपका फूड जब आएगा ना, तो आपका फूड जब माउथ से आ रहा है, यहाँ से चलता चलता चलता, अगर ढक्कन बंद है तो सीधा नीचे ही जाएगा, ठीक है। एपिग्लोटिस अगर ऊपर पड़ा हुआ है, कवर हुआ है, तो इसका मतलब है आपका फूड सीधा नीचे जाएगा, और नीचे जाके सीधा आपके स्टोमक में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि गलती से कि वो खाना जो है आपका वहां नहीं गया आपके माउथ में, और वो सीधा यहाँ माउथ से आपके फेरेंक्स में गया, और फेरेंक्स से नीचे नहीं गया, बल्कि क्या हुआ कि वाला ढक्कन जो था एपिग्लोटिस जिसकी हम बात कर रहे थे, ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया, और तो ये खाना डायरेक्ट नीचे जाने की बजाय इधर आ जाएगा, इस पाइप में। ये पाइप जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप इसलिए कहते हैं इसमें एयर जाती है। आप जब सांस ले रहे हैं ना, देखें ऊपर नोज का जो जितना भी है ना पाथवे, वो सारा का सारा आपका यहाँ नीचे अंदर गले में आके मिल जाता है। तो यहाँ बड़ा जरूरी है एहतियात करना। तो उसमें फिर विंड पाइप है, जिसके नीचे आपको ये देख रहे हो छोटे छोटे से ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिनको हम एक्चुअली ट्रैकिया कहते हैं।
इस ट्रैकिया के ऊपर ये क्या है, एपिग्लोटिस है, ठीक है, ये ग्लोटिस पोर्शन है, उसके ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस, एपी मींस उसका ढक्कन, ये कवर होना बहुत जरूरी है। जब आपका खाना अंदर जाएगा नीचे तो ये बंद होना चाहिए। तो जब आपको अक्सर वो आंसू इसलिए आता है कि जब आप खाना खा रहे हैं, खाना यहाँ आया, इतने में ये ओपन हो गया, तो खाने का कोई पीस इधर आ जाता है, और इधर आने से आपको क्या शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है, और आपको बल्कि समझ नहीं आ रही होती है कि आप क्या करें, फंस जाता है आपका वो पीस, और काफी टाइम के बाद खांस खांस के फिर वो जाके वापस इस खुराक की नाली में वापस आ जाता है। ओके, तो देन इसका मतलब है जी कि आपका जो फूड है अब चला गया है इस गर्दन वाली नाली से आगे। आगे क्या है जी, आगे हमारे पास है ये अगर आप देखें एसोफेगस। तो खाना जो है वो फेरेंक्स के बाद सीधा आगे जाएगा फूड पाइप में। उसको विंड पाइप में नहीं जाना है, बल्कि उसको किस में जाना है, उसको जाना है फूड पाइप में, जिसका हम दूसरा नाम जो एक्चुअली नेम है उसका वो है एसोफेगस। अब एसोफेगस में फूड आ गया, और यहाँ से मैंने आपको बताया था ये लंबी लाइन, ये पाइप आगे जाके आपकी किसमें ओपन होगी, आपकी ओपन होगी जी ये स्टोमिक में, ठीक है। ओके, सो देन हमने कह दिया जी कि हमारा जो खाना है वो किसमें आ गया है, एसोफेगस में। तो आप स्लाइड में अगर देखें तो ऊपर सबसे पहले आपको नजर आ रहा है एसोफेगस। अब एसोफेगस क्या है जी, इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम फेरेंक्स, फेरेंक्स से खाना इसमें आ गया एसोफेगस में, इसने खाना फेरेंक्स से ले लिया, और इसको इसका जस्ट फंक्शन ये है कि इसने आगे फेंक देना है किसमें, स्टोमिक में। स्टोमिक में फिर खाना आ गया आपका, मैदा भी जिसे आप कहते हैं। तो आप ये देखें अगर आप गौर से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि आपका ये ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी से अगर आप आगे देखें तो आपका ये फेरेंक्स थोड़ा सा डार्क पोर्शन हुआ हुआ है, एंड देन उसके बाद आपका ये पूरी पाइप, और ये पूरी पाइप आपकी क्या है, एसोफेगस है। और उस एसोफेगस ने इस फेरेंक्स से खाना लेने के बाद किसमें गिरा दिया, ये कॉमा शेप जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा सारा, जिसे हम कहते हैं जी स्टोमिक, इसमें आ गया है आपका ये खाना। तो खाना जब आपका जी आ गया स्टोमिक में, यहाँ से फेरेंक्स ने ले लिया, फेरेंक्स से ले लिया एसोफेगस ने, और एसोफेगस ने दे दिया आगे स्टोमिक को। तो अब स्टोमिक जो है इसमें स्टोर करता जाएगा जितना खाना आप खाएंगे। आप 2 रोटी खाएंगे, 2 प्लेट खाएंगे राइस या कोई चीज हो, या लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, वो सारा का सारा आके आपके स्टोमिक में रुकेगा। स्टोमिक से फिर आगे आपकी शुरू होती है ये लाइट पिंक कलर में ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको लेबल किया हुआ है यहाँ पे, और फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा सा ब्रीफ करती चलूं बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एक्चुअली, वैसे अगर आप गौर से देखें ना, तो ज्यादा आपको स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी लग रही है, और बड़ी वाली जो है लार्ज इंटेस्टाइन वो आपको साइज में यानी कि लंबाई में छोटी लग रही है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी लंबाई के बेस पे नहीं कहा जाता, बल्कि उसकी जो मोटाई है यानी उसका जो डायामीटर है उसकी बेस पे कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली लंबाई में ज्यादा होती है, लेकिन उसका जो डायामीटर आगे से जो पाइप की जो आगे गोलाई है वो क्या है, छोटी है, कम है। और लार्ज इंटेस्टाइन वैसे साइज में यानी कि लेंथ में कम है, छोटी होती है, लेकिन उसका जो डायामीटर है वो चौड़ी काफी होती है यानी। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से आपका नीचे और वो रेक्टम वाले पोर्शन में आपका खाना जो है वो चला जाएगा। सो ये एक जनरल जिसे कहते हैं कि डिस्कशन थी कि हमारे पास इस वक्त कि स्टोमिक में, फिर स्टोमिक में मैंने अभी आपको दिखाया कि इसमें ये लेफ्ट साइड पे होता है। आईने के सामने आप खड़े हों, आप देखें आपका जो राइट हाथ है, राइट साइड है वो आपकी, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपकी क्या है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे ही आपका हार्ट होता है बेटे। हार्ट के बिल्कुल नीचे करके आप समझ लें कि आपका क्या है, स्टोमिक है। तो जिस तरफ हार्ट है, हार्ट आपका लेफ्ट साइड पे है, उसी के बिल्कुल नीचे आपका जो होगा वो स्टोमिक होगा। आप गौर से देखें यहाँ पे भी हार्ट की साइड पे ही स्टोमिक की ज्यादातर जो है वो चौड़ाई नजर आ रही है। एंड देन उसके बाद उसमें वो कहते हैं जी कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड चर्निंग ऑफ फूड अकर्स हियर। असल में स्टोमिक क्या करता है, कौन सी चीज को डाइजेस्ट करता है बेटे? जो भी आप खाना खाते हैं ना, खाने में मेजर 3 चीजें होती हैं। बायोमोलिक्यूल्स में अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स हैं जी, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास जो है वो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं। मिसाल के तौर पे सुबह जब आप नाश्ता करते हैं, आपने एक पराठा लिया है, आपने एक अंडा लिया है, अब आप एग लेते हो तो बेटे उसमें 2 पोर्शन है, एक एग वाइट है और एक एग की योक होती है। एग वाइट में प्रोटीन होंगी, योक जो होगी उसमें फैट्स होंगी। अच्छा, फिर आप टी लेते हैं, साथ टी में आप क्या डालते हैं, चीनी, शुगर, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया।
फिर आपने रोटी बनाई या पराठा लिया, उसमें आपने देखा कि जी पराठा किस चीज से बना है, आटे से, आटे में ज्यादातर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और फिर उसमें आपने ऊपर डाल दिया ऑयल, डाल दिया, आपने पराठा बनाया, फैट्स आ गए उसमें। ओवरऑल अगर आप देखें ना तो एक टाइम पे जो आप मील ले रहे होते हैं ना, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे होते हैं, उसमें आपके प्रोटीन्स भी जा रहे होते हैं, उसमें आपके फैट्स भी जा रहे होते हैं। मिल्क एग्जाम्पल लेते हैं, मिल्क में सारी चीजें शामिल होती हैं, इसीलिए मिल्क को कहते हैं जी बैलेंस डाइट होता है, बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे आपको, उसमें आपको लिपिड्स भी मिलेंगे या फैट्स, उसमें आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे। खाना जितना भी है वो मुंह में आएगा और मुंह से इस सारे प्रोसेस से जब गुजरेगा तो खाना मुख्तलिफ चीजों पे मुश्तमिल है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हैं, उसमें लिपिड भी है। अब वो आपने उनके डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आगे टारगेट पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके उन चीजों ने डाइजेस्ट होना है। अगर हम आप बात कर रहे हैं कि जी स्टोमिक जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, तो मेजर जो अगर फूड में प्रोटीन्स का कंपोनेंट आ रहा है, इसका मतलब है प्रोटीन्स की जो एक्चुअल डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो गई है, वो आपके स्टोमिक में स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट होगी। डिटेल में नहीं जाऊंगी, जब हम स्टोमिक को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में बताऊंगी कि वहां पे प्रोटीन्स कैसे डाइजेस्ट होती है, क्या मैकेनिज्म होता है। आज जानना है कि स्ट्रक्चर क्या है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। देन अगर आप स्टोमिक से आगे जाएं तो आप बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ठीक है, ये स्टोमिक आपका ऊपर देखें, ये एसोफेगस है। मैं यहाँ पे ये यूज करती हूँ ताकि आपको बेटे फिर से क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ये, तो अगर आप बेटे देखें ये वाला पोर्शन, ये जितना भी है ये आपका क्या था, एसोफेगस था। और ये मैंने आपको बताया था ना स्टोमिक असल में किस साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है। ये पूरा स्टोमिक है, लेफ्ट साइड की तरफ ज्यादा ये झुका हुआ है। तो ये जो यहाँ पे आप देख लें, ये पर्सन का जो है ये राइट पोर्शन है, तो ये उसका क्या होगा, लेफ्ट, और ये लेफ्ट साइड पे इधर यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ ऊपर क्या है, हार्ट। स्टोमिक के ना जी दो स्फिंक्टर होते हैं, या जिसे कह सकते हैं आपके दो इसके ग्रूव होते हैं। अगर आप और करें ना तो एक इसका ये ग्रूव है, ये वाला, और दूसरा उसका ये वाला ग्रूव है। जो आपका ऊपर है जहां से वो एसोफेगस से आगे एंटर होता है खाना स्टोमिक में, ये जो स्टार्ट वाला ग्रूव है, इसके उसको उसने नाम दिया जी, इसे कहते हैं जी ये इसका एसोफेगल स्फिंक्टर है। लेकिन एसोफेजियल की बजाय ज्यादातर इसके बारे में कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि ऊपर हार्ट होता है, दिल है ऊपर, तो ऊपर हार्ट के नीचे है ये वाला स्टोमिक का पोर्शन, तो इसलिए हार्ट ऊपर वाला एरिया होगा और उसके नीचे ये स्टोमिक का पोर्शन है। तो ये वाला स्फिंक्टर एक्चुअली कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है, इसका दूसरा नाम है। और जो नीचे वाला स्फिंक्टर है उससे आगे खाना जाएगा, ये एंड पोर्शन है स्टोमिक का, यहाँ से खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका ये खाना सारा जो है आगे धकेल दिया जाएगा बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। देन इसके बाद आप देखें तो इसके बीच में ये सारा पोर्शन एक्चुअली स्टोमिक का है, जिसमें स्टोमिक ने अपने डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज करनी है प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए। एंड देन आपका फूड चला गया जी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास आ जाता है जी क्या क्या चीजें हैं। पहले तो मैं आपको क्लियर करती चलूं बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली तीन उसके पार्ट्स होते हैं। पहला है ड्यूडिनम, दूसरा है जिजिनम और तीसरा है इलियम। ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, बेसिक चीजें हैं ये। ड्यूडिनम बड़ा स्टार्ट वाला पोर्शन है इस वक्त अगर आप देखें तो, और फिर देन दरमियान में जो पोर्शन है वो जिजिनम है, एंड देन इलियम है। तो एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन तीन पोर्शंस में डिवाइड हुई होती है। तो लॉन्ग ट्यूब है एक्चुअली जी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो पहला पोर्शन है जो ड्यूडिनम मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी जो अगर आप बात करें कि लेंथ कितनी है, ये 25 सेंटीमीटर तक की होती है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी मजे की बात है कि जब आपका ये स्टोमिक है ना, तो यहाँ पे खाना आया और ये आगे से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हुई। आपका खाना आना शुरू हुआ स्टोमिक में, डाइजेस्ट होने के बाद आगे आ गया इस जगह पे जो कि आपकी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका खाना आया है तो वो एक्चुअली खाना यहाँ से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो ये ऊपर लिवर पड़ा है। ठीक है, लिवर एक्चुअली जूसेस बनाता है, जिसमें से जूस जो बेसिक जूस उसका है वो है बाइल। लिवर बाइल ढेर सारा बना के, ये पाउच है, इसे कहते हैं गाल ब्लेडर या पित्ता भी आप इसको कहते हैं, इसमें स्टोर करता जाता है। लिवर का जब इसमें आ जाता है जी जूस, तो ये पित्ता जो है ये यहाँ से यहाँ पे अपने पास स्टोर रखता है क्या जी, बाइल। जब खाना नहीं होगा ना स्टोमिक में तो ये कभी भी यहाँ से रिलीज कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जब खाना स्टोमिक में आ गया, ऊपर से आ गया, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब यूं ही खाना आएगा, ये गाल ब्लैडर वो बाइल इस ट्यूब के थ्रू, जिसे हम कहते हैं बाइल डक्ट, ये ग्रीन वाली ट्यूब जो है, इससे पीछे की तरफ से ये कनेक्ट हुई होगी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, तो ये यहाँ पे रिलीज करेगा बाइल।
प्रोटीन हो गए डाइजेस्ट आपके स्टोमिक में, फैट्स आपके यहाँ पे डाइजेस्ट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किस पोर्शन में जी, वो भी हमने जिक्र किया कि पहला पोर्शन इसका कौन सा है, ड्यूडिनम। फिर उसके बाद आ जाता है, वो उसने लिखा, वहां यहाँ लिखा हुआ है वेयर बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेंक्रियास। और दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पेंक्रियास पीछे है, स्टोमिक के पीछे पीछे आपको ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये एक्चुअली क्या है, पेंक्रियास। इसकी भी एक अंदर ग्रीन सी लाइन है, इसे हम बाइल की डक्ट कहते हैं, यहाँ पे भी बाइल आएगा, यहाँ से भी, और ये आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ दोनों की कॉम्बिनेशन से एक्चुअली सारी की सारी प्रोटीन जो आपने सॉरी फैट्स जो आपने खाई होंगी वो क्या होंगी, डाइजेस्ट होंगी। तो इसके बाद आपका आ जाता है रिमेनिंग फूड। रिमेनिंग फूड चला जाएगा जिजिनम में और फिर जाएगा जी इलियम में। डाइजेशन एंड मच ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, तो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन भी करती है और साथ साथ अब्जॉर्प्शन भी करती है। जो खाना देखते हैं डाइजेस्ट हुआ है बेटा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में गया है और छोटे छोटे अमाइनो मतलब प्रोटीन है टूट के अमाइनो एसिड्स में जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है टूट के वो सिंपल शुगर्स में जाएंगे, और लिपिड्स हैं या फैट्स हैं और टूट के फैटी एसिड्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह में जाएंगे, तो वो सारे आगे अब्जॉर्ब होंगे इन द ब्लड। क्योंकि हमारा जितना भी खाना है वो न्यूट्रिएंट सारे के सारे किस में जाएंगे, ब्लड में। और स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल के साथ ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, यहाँ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन बनी है इनके साथ ब्लड वेसल्स अटैच होती हैं, और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में ज्यादा है तो सिंपल डिफ्यूजन होगी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इंटेस्टाइन में ज्यादा है, यहाँ से वो किस में जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा है, तो यहाँ से वो डिफ्यूज होकर इधर साथ जो ब्लड वेसल्स लगी होंगी उनमें जाएंगे। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया लोअर कंसंट्रेशन। और देन आपकी एब्जॉर्प्शन, यानी इसका मतलब ब्लड में आपके न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब भी होना शुरू हो गए और साथ साथ डाइजेशन भी चल रही है। इसके बाद आ जाता है कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और वो टी शेप जंक्शन होगा, जहाँ पे स्मॉल खत्म होगी वहाँ लार्ज शुरू होगी, और वहाँ पे जो है गोश्त के दो लोथड़े या जिसे सीकी कहते हैं वो होंगे, जिसे हम टी शेप जंक्शन कहते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ स्मॉल खत्म हुई है और लार्ज स्टार्ट हो गई है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादातर डाइजेशन का काम नहीं करती है, बल्कि वो ज्यादातर क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन ज्यादातर जो है वो वाटर को और साल्ट्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन करती है। वो वाले वाटर जो कि बॉडी को जिसकी जरूरत है, और साल्ट्स जिनको बॉडी की एसेंशियल है, जिनकी बॉडी को जरूरत है, वो बॉडी में वापस चले जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर देन वो आगे रेक्टम में, रेक्टम जो लास्ट पोर्शन था हमने आगे भी देखा है इसको कि रेक्टम में वो जाएंगे। और रेक्टम जो है ये एंड पे देखें, सबसे एंड पे अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो एंड पोर्शन जो होगा वो इसका रेक्टम होगा, और रेक्टम में जो है आपका खाना चला जाएगा इस जगह पे, और ये वेस्ट खाना होगा, सारा का सारा अच्छा खाना जो कि आपका अब्जॉर्ब हो चुका है बॉडी में, जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत थी वो चला गया, और ये वेस्ट है, और ये वेस्ट यहाँ से रेक्टम और एनल पोर्शन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और फिर आपका आगे चला जाएगा रेक्टम एलिमिनेट हो जाएगा फ्रॉम द बॉडी। तो रेक्टम का फंक्शन क्या है, हियर फीसेस आर स्टोर्ड अंटिल दे कैन बी एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे वो काफी देर पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर रहेंगी एंड देन वो एलिमिनेट हो जाएंगी फ्रॉम द बॉडी। तो ये एक पोर्शन था आज हमने जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन में बैक पे वापस जाना चाहूंगी जहां से मैंने क्वेश्चन लिखा था, ये नेम द कंपोनेंट पार्ट ऑफ मेमेलियन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आज आप इससे अवेयर हो गए कि बेसिकली एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी मेजर कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो क्या हैं, और वो वो कहाँ किस किस से लिंक कर रहे हैं। जो सेकंड इसका है पोर्शन वो है नेम द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स कंसर्न विद डाइजेशन। वो आज हमने भी नहीं कंप्लीट किया, वो एक अलग से पूरा है जो कि इसके साथ जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है जो हेल्प करेंगे इसको डाइजेशन में, उनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह।